गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कार्ल मार्क्स के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स के विभिन्न विचार जैसे ऐतिहासिक द्वंद्व, भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष आदि के बारे में पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। जिस पूंजीवादी और साम्यवादी आर्थिक अवधारणाओं को आज के युग में हम देखते, पढ़ते और सुनते हैं, वह कार्ल मार्क्स की इस विचारधारा के आधार पर ही अंतरित होती है। कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि किसी वस्तु का मूल्य उस पर लगाए गए श्रम पर निर्भर है, अर्थात जिसे विनिमय मूल्य कहा जा सकता है। जब कोई वस्तु बनती है और उसके पश्चात वह बाजार में बिकती है तो उसका जो मूल्य होता है वह मूल्य मूलतः श्रम पर आधारित होता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। फिर वो एक और बात कहते हैं कि मजदूर द्वारा लगाए गए श्रम व उसे प्राप्त मजदूरी के लाभांश का जो अंतर है वह अतिरिक्त मूल्य होता है। इसका अर्थ है कि जब कोई वस्तु उत्पादित होती है और उत्पादन से लेकर उपभोग तक जब वह पहुंचती है तो उसका मूल्य परिवर्तित हो जाता है। लेकिन एक मजदूर को वह मूल्य प्राप्त नहीं होता, बल्कि उस मजदूर को प्रथम स्तर का मूल्य ही प्राप्त होता है। और इस प्रकार जो अतिरिक्त मूल्य कमाया जाता है वह सीधे सीधे जो शक्तिशाली है, जो मूल रूप से बाजार पर केंद्रित है, बाजार को अपने हाथों में संग्रहित किए हुए है एक विशेष वर्ग, उसके पास रहता है और धीरे धीरे श्रमिक और केंद्रीय शक्ति के रूप में उत्पादित समूह के बीच में पूंजी का यह जो अंतर है यह निरंतर बढ़ता जाता है। और इसी के कारण ही समाज में दो वर्ग बनते हैं और यह वर्ग बनने के कारण मानव और मानव में भेद उत्पन्न होता है। इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हमें इसका विकल्प तलाशना होगा। और इस विकल्प के तलाश के लिए उन्होंने जो एक योजना प्रस्तावित करी अपने विचारों के माध्यम से, उसमें उन्होंने कहा कि साम्यवादी आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए। इसका सीधा सीधा अर्थ है सामूहिक पूंजी व्यवस्था, अर्थात पूंजी का निर्धारण राज्य के द्वारा ही निश्चित किया जाना चाहिए, अर्थात लागत मूल्य, श्रम मूल्य और लाभांश मूल्य, यह सभी चीज़ें राज्य के हाथों के द्वारा निश्चित होनी चाहिए। और इस प्रकार समाज में असमानता की स्थिति नहीं होती है और वह अतिरिक्त मूल्य किसी एक की जेब में नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के पास समान रूप से प्राप्त होती है और यही आगे चलकर एक साम्यावस्था की स्थिति होती है। अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित यह जो सिद्धांत है, यह एक कल्पना लोक की उड़ान ज़्यादा दिखाई देती है और व्यावहारिकता इसमें बहुत कम है, क्योंकि जब व्यावहारिक रूप से इसको अपनाया जाता है या अपनाया गया तो दुनिया को निराशा ज़्यादा हाथ लगी, विकास की अवस्थाएं जो है वो क्षीण दिखाई देने लगी। अब अगर हम इस अवधारणा के कुछ पक्षों को देखें तो पहली बात यह नज़र आती है
कि मूल्य, किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण का आधार केवल श्रम नहीं होता, बल्कि उस वस्तु की मांग, उत्पादन, उसका उपयोग, उसमें प्रयोग होने वाली तकनीक और उस वस्तु के विनिमय, वितरण आदि के लिए एक प्रबंध कौशल, यह सब चीज़ें उस वस्तु के मूल्य का निर्धारण करती है। जबकि कार्ल मार्क्स की नज़र में केवल भौतिक श्रम ही मूल्य का निर्धारण करता है, यह गलत है। कार्ल मार्क्स की एक और अन्य बात भी कहते हैं कि टोटल जो अतिरिक्त मूल्य है वह लाभांश होता है। वस्तु के बनने में और उसके बाजार में बिकने के बीच का जो अंतर है वह अतिरिक्त मूल्य है। किंतु वह ये भूल जाते हैं कि संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभांश नहीं होता, क्योंकि उस वस्तु को बनकर और बाजार तक, समाज तक पहुंचने में भी अतिरिक्त बहुत सारे खर्चे होते हैं। एक और बात कार्ल मार्क्स के द्वारा कही जाती है इस कॉन्सेप्ट में कि श्रम मूल्य, श्रम मूल्य जो है वह वस्तु का विनिमय निर्धारण मूल्य होता है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स केवल शारीरिक श्रम की बात कर रहे हैं, मानसिक श्रम का उन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। जबकि मानसिक श्रम, यह प्रमाणित हो गया है कि विश्व के हर एक क्षेत्र में जब तक मानव के मानसिक श्रम का उपभोग नहीं होता, वहाँ पर विकास नहीं होता। एक और बात कार्ल मार्क्स कहते हैं कि केवल आर्थिक सिद्धांत ही सामाजिक राजनीतिक प्रक्रम में उपयोग में होता है, ऐसा नहीं है। अन्य व्यवस्थाएं भी किसी वस्तु के निर्माण और उत्पादन और उसकी बिकवाली और उसके उपभोग को निश्चित करती हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया कार्ल मार्क्स ने, वह तत्कालीन परिस्थिति में और भविष्य के लिए एक शोषणमूलक शासकीय व्यवस्था को उजागर करती हैं। धन्यवाद।